Assalamu alaikum students, this is your teacher Miss Najia Khan from College of Home Economics. G. The food we eat, processing and fortification. This is part 1 of the video lecture series और ये जो lecture series है this is going to cover your chapters from Public Health Nutrition book chapter 26 till chapter 32. Okay. So इस वीडियो लेक्चर में I will be talking about the different food groups and what are the processes that these different foods go through for our for human consumption. We will see what is their nutritional significance, why we say that these foods are healthy and these foods and those foods are not healthy. So we are going to talk about these things. ठीक है, so let's start. जी, ये दो पिक्चर्स आपको स्क्रीन पर नज़र आ रही हैं. Okay, I want you to take a paper and a pencil or keep your register with you. Please choose which one will you go for, open milk or the packed milk. आपको बहुत ज़्यादा भूख लगी हो तो एज अ स्नैक आप ये लेंगे या ये लेंगे, नट्स. लिखते जाएं अपने पास, राइट डाउन योर चॉइसेस. और अगर सुबह नाश्ता में आपको बटर लेना हो तो आप कौन सा बटर प्रेफर करेंगे, द बटर दैट वी नॉर्मली गेट फ्रॉम द मार्केट, द प्रोसेस वन, और अ होम मेड बटर. एंड हैव यू एवर टेस्टेड अ होम मेड बटर, या आपने कभी इसको बनते हुए देखा है? अच्छा जी, बहुत ज़्यादा प्यास लगी है तो क्या लेंगे आप, पानी या ये? आजकल तो वैसे ही बहुत गर्मी है. सो प्लीज़ राइट डाउन योर चॉइस एंड आई होप आप सब लोगों ने लिखी होगी. नहीं लिखी तो वीडियो को पॉज करके प्लीज़ राइट डाउन योर चॉइसेस. थिंक एंड रिफ्लेक्ट ऑन योर चॉइसेस, whether you were right in your choices or not. You can analyze it again after you are done watching this video lecture series. ठीक है? So let's talk about the different food groups. अच्छा जी, न्यूट्रिशनल साइंस में बच्चे ऐसा है कि अल्लाह ताला ने तो हमें बहुत सारे फूड्स दिए हैं, लेकिन जो भी न्यूट्रिशनल साइंटिस्ट्स हैं वो क्लासिफाई करते हैं फूड्स को इनटू 6 मेन कैटेगरीज. डेफिनेटली डिपेंड करता है उनकी जो भी फिज़िकल और केमिकल प्रॉपर्टीज़ होती हैं. जो फूड ग्रुप एक उसमें आते हैं फूड्स, वो उसमें उसको इंक्लूड कर देते हैं. तो फर्स्ट ग्रुप जो हमारे पास है दैट इज़ द सीरियल्स, स्टार्ची रूट्स एंड शुगर्स. इसमें जो फूड्स आमतौर से आते हैं वो आप देख सकते हैं. राइस है, वीट, गंदम, मेज़, हनी, शुगर, ओट्स. ये तो बहुत कॉमनली हमारे यहाँ भी ये चीज़ें कंज्यूम होती हैं. राय, बार्ले, पोटैटोज़, यैम्स, स्वीट पोटैटोज़, शकरकंदी. cassava is a staple food which is eaten in the African countries. Okay, then we have sago and plantains. Plantains are basically they are raw bananas, raw very small bananas. They are not consumed in Pakistan, but ये भी एक African food है, वो वहाँ पर ज़्यादा consume होता है. Then the next group that we have is the legumes, nuts and oil seeds. इसमें beans, peas, lentils, सारी दालें, groundnuts, all the dry nuts that we have, cashew, almond, then all the seeds that we have, soybean, sesame, sunflower seeds. ये सारी चीज़ें जो हैं वो इस ग्रुप में आज शामिल होती हैं. Then we have the vegetables and fruits group, and I don't think so I need to tell you कि इसमें क्या क्या आएगा. चलें आगे चलते हैं जी. सो मीट, फिश, एग एंड मिल्क प्रोडक्ट्स, इसको हाई प्रोटीन फूड ग्रुप भी कहा जाता है, और इसमें मिल्क और मिल्क प्रोडक्ट्स सब इंक्लूडेड होती हैं. एंड ब्लड इज़ ऑल्सो included in this group. Well, although being a Muslim, we don't consume blood, but there are some tribes and communities around the world who do consume
blood, and they think it's a very good source of nutrients. अच्छा जी, the next group that we have is oils and fats. Butter, ghee, margarine, lard, oils सारे इसमें आते हैं. And then there is another group by the name of beverages and condiments. Condiments हमारे कल्चर का एक अच्छा खासा अहम हिस्सा है. इसमें अचार हैं, सॉसेस हैं, पिकल्स हैं. फिर then we have all the sodas, tea, coffee, fortified water. ये सारी चीज़ें जो हैं इस ग्रुप में आ जाती हैं. ठीक है, सो फार इजी टू अंडरस्टैंड. आगे चलते हैं. सो व्हाट डू यू सी? ठीक है, इस पे यहाँ पे आप वीडियो को पॉज करके और इन दोनों पिक्चर्स को गौर से देख भी सकते हैं. और इसमें आप देख लें कि एक लेफ़्ट साइड पे आपको एक प्लेट नज़र आ रही है और उसमें कुछ फूड्स हैं, और राइट साइड पे भी जो प्लेट है, ठीक है, उस पर तो लिखा हुआ है डोंट ईट दिस. लेकिन आप कहेंगे मिस ये क्या बात हुई, ये तो बहुत मज़े मज़े के खाने हैं, बर्गर भी ना खाएं, पिज़्ज़ा भी ना खाएं, चिप्स भी ना खाएं, और सफ़ेद चावल भी नहीं खा सकते, वाइट ब्रेड भी नहीं खा सकते. क्यों? अच्छा, और क्या खाएं? टमाटर, सब्जियां, फल, और लो फैट चीज़ें, केला, अंडा, ये खाएं. तो ये भी खाते हैं मिस, हम ये भी खाते हैं. आप यहाँ पर ये देखें कि आपकी डाइट में जो आप दिन भर में खाती हैं, अगर उसकी एक प्लेट बनाई जाए तो वो किससे ज़्यादा मिलती जुलती होगी. सो दिस स्लाइड इज़ जस्ट फॉर योर डाइटरी सेल्फ एनालिसिस एंड योर चॉइस. ठीक है, क्यों नहीं खाएं ये चीज़ें और क्यों वो चीज़ें खाएं, इसके बारे में हम थोड़ा आगे जाके बात करेंगे. लेट्स स्टार्ट विद द फूड प्रोसेसिंग. फूड प्रोसेसिंग को हम क्लासिफाई कर सकते हैं इनटू टू मेन बेसिक कैटेगरीज. ठीक है, फूड्स हमारे पास अवेलेबल हैं, बट वी डोंट कंज्यूम फूड्स द वे दे आर फाउंड इन नेचर. एंड देयर हैव बीन सिंस आई थिंक जब से इंसान इस दुनिया में है, देयर वर लाइक ट्रेडिशनल मेथड्स जिसके थ्रू जो है फूड कंज्यूम किया जाता रहा है. तो ट्रेडिशनल मेथड्स जो होते हैं बेसिकली उसमें फ़ूड को बहुत लाइटली प्रोसेस किया जाता है. मसलन बाय मींस ऑफ कुकिंग, बाय मींस ऑफ फर्मेंटिंग फूड, ये जर्मिनेशन के प्रोसेस से गुजारा जाता है फूड को. एंड समटाइम्स फूड्स आर सार्ड बिफोर कंजम्पशन. ओके, एंड then we have commercial and modern methods of processing foods. और commercial और modern methods ज़्यादातर जो आपको ये लिखे हुए नज़र आ रहे हैं, जैसे कैनिंग, स्टेरिलाइजेशन, मिलिंग, फ्रीजिंग, ये ज़्यादातर मेथड्स जो हैं ये तकरीबन अर्ली 19th सेंचुरी में इन्वेंट हुए. जैसे जैसे इंसानों ने रूरल एरिया से अर्बन एरियाज़ की तरफ माइग्रेट ज़्यादा किया, फ़ूड की डिमांड बहुत बढ़ गई. इसके साथ साथ फिर फूड प्रोडक्शन भी डेफिनेटली बढ़ गई. तो फिर ये ज़रूरत महसूस हुई कि कुछ ऐसे तरीके होने चाहिए कि हम फ्रूट्स को एक तरह से प्रिजर्व भी कर सकें या उनकी शेल्फ़ लाइफ इंक्रीज़ कर सकें. तो फिर वर्ल्ड वॉर 2 के बाद कैनिंग, स्टेरिलाइजेशन, ये सब चीज़ें इन्वेंट हुई. फोर्टिफिकेशन इज़ जो है ये तकरीबन 20th सेंचुरी में स्टार्ट हुई थी. तो इन सारे प्रोसेस को हम वन बाय वन इन डिटेल देखते हैं. लेट्स फर्स्ट स्टार्ट विद द ट्रेडिशनल मेथड्स ऑफ फूड प्रोसेसिंग. एंड द फर्स्ट वन दैट वी हैव इज़ द कुकिंग. कुकिंग क्या होती है भाई? ये मुझे आप लोगों को पता नहीं पढ़ाने की ज़रूरत है या नहीं है. I don't know how many of you do the cooking, but anyways, it's in your syllabus. So, cooking करते क्यों हैं हम? पहला फ़ायदा, it improves the taste of the food. आप खाने को ऐसी हर खाना कच्चा तो खा नहीं सकते हैं, ठीक है. So, जब हम कुक करते हैं तो उसमें फिर ज़ाहिर है उसकी पैलेटेबिलिटी, उसकी डाइजेस्टिबिलिटी जो है वो बढ़ जाती है. So, it becomes more edible. All right, and then when we cook the food, if it has any harmful organisms
लेट्स से ऑन इट्स पील और इन द फूड, जैसे मीट्स वगैरह हैं, जो गोश्त है, तो उसमें माइक्रो ऑर्गेनिजम्स वगैरह भी जो होते हैं वो धुल के पक के जो है वो ख़त्म हो जाते हैं। इसके अलावा कुकिंग का एक फ़ायदा तो यह है कि जब हम कुक करते हैं तो नेचुरली जो कुछ फूड्स हैं हमारे नेचर में, जैसे स्पेशली प्लांट फूड्स हैं, दे हैव सर्टन एंटी न्यूट्रिएंट्स। ठीक है, एंटी न्यूट्रिएंट्स वो होते हैं जो कि न्यूट्रिएंट्स के साथ बाइंड कर जाते हैं एंड दे डोंट लेट दोज न्यूट्रिएंट्स एब्जॉर्ब इनटू आवर बॉडी। सो ये नेचर में दे आर प्रेजेंट। वन ऑफ द एग्जांपल ऑफ सच substances is the cyanogenic compounds. All right, and these are found in seeds and in cassava. I think it is also found. लेकिन चूँकि ये cyanide compounds volatile होते हैं, so when we cook them, तो ये जो होते हैं इनकी after boiling and brewing water, तो क्या होता है, ठीक है, सॉरी मैं पता नहीं कहाँ से कहाँ चली गई। तो बहरहाल जो एंटी न्यूट्रिएंट्स होते हैं, एक तो एग्जांपल साइनोजेनिक कंपाउंड्स की, फिर इसी तरह से जैसे हमारे पास दालें होती हैं, दालों में देयर इज़ एन इनहिबिटर विच इज़ नोन एज द ट्रिप्सिन इनहिबिटर, फाइटिक एसिड्स होते हैं, टीज़ में टेनिन्स होती हैं जो कि न्यूट्रिएंट की एब्जॉर्प्शन को हिंडर करती हैं। बट व्हेन वी सोक दीज सीड्स, स्पेशली जैसे लेंटल्स हैं, छोले, जितनी भी दालें, चावल, ये सारी चीज़ें ना, इनको कुक करने से पहले जो है सोक करके और फिर कुक करना चाहिए। तो इससे क्या होता है कि जो एंटी न्यूट्रिएंट्स होते हैं इनका इफ़ेक्ट जो है वो कम हो जाता है काफ़ी हद तक। ऑलराइट, एंड देन वी हैव अनदर बेनिफिट ऑफ कुकिंग इज़ that when we cook food we don't many times, especially in our culture, we mix a lot of food together. जैसे हम आप एग्जांपल सोचें, कोई सब्जियां मिला के बनाते हैं, हम दाल चिकन बनाते हैं या दाल गोश्त बनाते हैं, शलजम पालक बना लिया। ठीक है, ये कुछ मिसालें मेरे जहन में आ रही थी। इससे क्या होता है, फूड आपका जो मील है उसकी न्यूट्रिशनल वैल्यू इन्हांस हो जाती है। ठीक है, then another function of cooking is that it can destroy certain, oh that's not a benefit actually, कुकिंग से एक तरह से नुकसान ये होता है कि कुछ वाइटामिन्स जो है उनका हमें लॉस भी हो सकता है। कैसे हो सकता है? फॉर एग्ज़ाम्पल व्हेन वी डू फ्राइंग एट अ वेरी हाई टेम्परेचर, फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आपने बॉईल किया है कोई भी फूड, स्पेशली अगर सब्ज़ियाँ आपने बॉईल की हैं या चावल आपने पानी में बॉईल किया और उस पानी को आप फेंक देंगे, तो जो वाटर सोलेबल वाइटामिन्स होते हैं उनका लॉस होता है। ठीक है, तो इस चीज़ का हमें कुकिंग के दौरान ख्याल रखना चाहिए फ्रॉम द न्यूट्रिशनल पर्सपेक्टिव कि व्हेन वी आर कुकिंग, व्हेन वी आर स्पेशली बॉइलिंग राइस, वी शुड नॉट थ्रो दैट वाटर एंड वी शुड कुक दैट वाटर, वी शुड कुक दैट फूड इन दैट वाटर। सेकेंडली, आपको कुकिंग में इस बात का भी ख्याल रखना चाहिए कि एक तो जो मैंने आपको बताया कि सोक करके और फिर आप पकाएं, और फिर अगर आपने सब्जियों को जिस पानी में सोक भी अगर किया है तो फिर उसी पानी में उसको कुक कीजिए। जैसे दालों को अगर आपने पानी में सोक किया है तो उसी पानी में उसको कुक कीजिए। आप ऊपर से और पानी उसमें ऐड कर सकते हैं, बट डोंट थ्रो दैट वाटर। और हाई टेम्परेचर्स पे कुक करने का नुकसान ये होता है कि कुछ जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं दे आर वेरी हीट सेंसिटिव, so if you're going to cook it on a very high temperature you might lose some of those heat sensitive vitamins as well. Then if we cooking can produce some undesirable compounds such as carcinogens, जैसे कि smoking, ये जो बारबेक्यू फूड्स करते हैं हम लोग ज़्यादातर, इसमें जो ये बिल्कुल जल जाता है या जो कोयले से टच होता है या जो धुएं हम देते हैं, जैसे दम का कीमा बनता है और दम का टिक्का और ये सब, तो बहुत ज़्यादा स्मोकिंग जो है इट इज़ नॉट डिज़ायरेबल, क्योंकि ये एक ऐसे कंपाउंड कार्सिनोजेनिक कंपाउंड जो हैं वो क्रिएट करती है। ठीक है, सो दैट्स इट फॉर कुकिंग। Then let's come to the second traditional method of food, and this is the germination. Now germination is not so common in our culture, or maybe आप लोगों ने इस तरह से नहीं खाए होंगे, लेकिन germination में as you can see in the picture,
यू सी दैट ऑल दीज बीन्स, ये लोबिया और छोले और ये जो मुख्तलिफ आपको किडनी बीन्स वगैरह नज़र आ रही हैं, और इनमें जो वाइट वाइट आपको नज़र आ रहा है, दीज आर बेसिकली स्प्राउटेड बीन्स। इनमें से इनके जो आप लोगों ने स्कूल में पढ़े होंगे, प्ल्यूम्यूल और रेडिकल्स शूट अप होते हैं, यू नो, जब सीड कोई ग्रो होता है। तो जर्मिनेशन में भी बेसिकली क्या करते हैं कि सीड्स को जर्मिनेट करते हैं। तो जो भी सीड्स होते हैं उनको पहले 2-3 कुछ घंटों के लिए पानी में सोक किया जाता है, और फिर सोक करने के बाद उनको निकाल के ड्राई करते हैं, फिर उनको डैम रखते हैं, और इतना वेट करते हैं कि उसमें से ये स्प्राउटिंग हो जाए। जब स्प्राउटिंग हो जाती है तो फिर इसको ग्राइंड करके इसका फ्लावर भी बना दिया जाता है। तो अफ्रीका वगैरह में तो ये फ्लावर, इसको हम पावर फ्लावर भी कहते हैं, और इट इज़ ऑल्सो नोन एज कीमिया। और इंडिया में भी स्प्राउटेड बीन्स जो हैं वो काफ़ी कुछ कम्युनिटीज़ में खाए जाते हैं, बिकॉज फ्रॉम हेल्थ पॉइंट ऑफ व्यू दे आर वेरी गुड। क्योंकि स्प्राउटेड बीन्स जो होते हैं उनकी न्यूट्रिशनल वैल्यू जो होती है, या जो न्यूट्रिशनल कंटेंट होता है, उसकी बायो अवेलेबिलिटी जो है वो इन्हांस हो जाती है। अच्छा, ये जो मैं आपसे फ्लावर की बात कर रही थी कि इसी तरह से इन सीड्स को स्प्राउट करके इसका एक फ्लावर बना दिया जाता है, इसको कहते हैं कीमिया। और कीमिया का मतलब है इट्स अ स्प्राउट दैट ग्रोज बिग एंड स्ट्रॉन्ग। ऑलराइट, तो इससे सोकिंग करने से होता क्या है कि इन सीड्स में नेचुरली एक एंजाइम होता है, एमिलेज एंजाइम, वो उसकी सोक करने से, स्प्राउट करने से इसकी क्वांटिटी, उसकी अमाउंट सीड में बढ़ जाती है। और जब हम इसको कुक करते हैं, ठीक है, सो अच्छा, मैं अपनी बात को दोबारा से कहूँगी। जो 2 पिक्चर्स आपको नज़र आ रही हैं नीचे, आप जो बच्चों को हम लोग वीनिंग फूड्स खिलाते हैं, ठीक है, आप कोई भी दलिया बनाते हैं, आप पॉरेज का बनाएं, वीट का बनाएं, या साबूदाने का अक्सर बनता है, तो आपने देखा होगा कि जब हम उसको कुक करते हैं उसकी क्वांटिटी कितनी बढ़ जाती है, क्योंकि इट्स बेसिकली इट हैज़ लॉट्स ऑफ स्टार्च इन इट। ऑलराइट, जैसे चावल भी अगर आप उसको कोई दलिया सा बनाएं, आप उसमें पानी डालते हैं, या साबूदाना इज़ अ वेरी गुड एग्जांपल। आई डोंट नो अगर आप लोगों ने उसको बनते हुए देखा हो या नहीं देखा हो। बच्चों को, छोटे बच्चों को एज अ वीनिंग फूड दिया जाता है। तो आप ज़रा सा डालते हैं, और जब आप उसको पानी में कुक करते हैं तो उसकी क्वांटिटी इतनी ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाती है, और वो अच्छा खासा ज़्यादा बन जाता है, एंड इट्स वेरी थिक। तो बच्चे जो होते हैं वो उसको पूरा ख़त्म नहीं कर पाते हैं। तो उसके लिए अफ्रीका में ये कीमिया फ्लावर जो है ये इस्तेमाल किया जाता है, और उसका आप इस फ्लावर का 1 चमचा अगर डालें तो वो जितना भी आपका ग्रूल या पॉरेज होता है वो बिल्कुल पतला हो जाता है, और उसकी जो क्वांटिटी है वो कम हो जाती है, एंड द चाइल्ड कैन देन हैव द होल पॉरेज। ओके, इसमें जो मैं आपको एंजाइम का बता रही थी कि बेसिकली इस फ्लावर में एमिलेज एंजाइम होता है। ऑलराइट, और जब आप इसको इस दलिए में डालते हैं, पॉरेज में, सो इट डिग्रेड्स द स्टार्च मॉलिक्यूल इन द थिक पॉरेज, जिसकी वजह से जो वाटर होता है वो रिलीज हो जाता है फ्रॉम दोज ग्रेन्स, एंड एज अ रिज़ल्ट इट बिकम्स वेरी लिक्विड। इसका फ़ायदा क्या है जर्मिनेशन का? एक तो जैसे मैंने आप लोगों को बताया कि कुछ न्यूट्रिएंट्स जो है वो इंक्रीज़ हो जाते हैं, फॉर एग्जांपल विटामिन सी, बी एंड ए, इनकी जो बायो अवेलेबिलिटी है वो इंक्रीज़ हो जाती है बाय जर्मिनेटिंग दीज ग्रेन्स, सीड्स। जो एंटी न्यूट्रिएंट्स होते हैं जैसे फाइटिक एसिड्स, दे गेट ब्रेक डाउन। इट ऑल्सो इन्हांसेस द मिनरल एब्जॉर्प्शन ऑफ आयरन, जिंक एंड कैल्शियम, क्योंकि एंटी न्यूट्रिएंट्स जब ब्रेक हो जाएंगे तो मिनरल एब्जॉर्प्शन जो है वो आपकी इंक्रीज़ हो जाएगी। Increase enzymatic activity, amylase, lipases, as I just told you, and then this flour we just discussed. Then let's talk about, and let's come to the, I think, the preservation methods. और आपकी किताब में preservation के 3 methods बताए गए हैं: preservation by physical methods, by chemical, and the third one is by microbiological methods. Now this is an example of modern processing of food. और preservation की ज़रूरत इसलिए महसूस हुई क्योंकि as I just told you before as well, कि जिस तरह से population increase होती गई, लोग गांव से शहरों की तरफ ज़्यादा रहने लगे,
और फूड डिमांड बहुत ज़्यादा बढ़ गई, तो फिर ये सब इंडस्ट्रियल मेथड्स और ये सारी चीज़ें भी साथ साथ इन्वेंट होती गई कि फूड जो इतना सारा प्रोड्यूस हो रहा है, हाउ टू प्रिजर्व दैट फूड. फॉर दैट फिज़िकल मेथड्स में द मोस्ट एंशियंट वन इज़ स्मोकिंग. उसमें वुड के ऊपर धुआं दे के और ऊपर गोश्त रख दिया जाता था और समहाउ उससे प्रिजर्व किया जाता था. इवन लोग रेगिस्तानों में भी मटकों में कोई फूड पे सॉल्ट वॉट लगा के और अंदर दबा देते थे. इस तरह से भी वो प्रिजर्व किया करते थे ताकि बाद में वो उसको इस्तेमाल कर सकें. इसके अलावा अनदर वेरी ओल्ड मेथड इज़ ड्राइंग ऑफ फूड, क्योंकि आपको पता है कि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को ग्रो करने के लिए मॉइस्चर चाहिए होता है. सो वंस यू रिमूव द मॉइस्चर योर फूड विल बी प्रिजर्व्ड. अच्छा, ड्राइंग के एग्जांपल्स हमारे कल्चर में तो जैसे इन द पिक्चर एज यू कैन सी दीज आर ड्राइड एप्रिकॉट्स. इसके अलावा खजूर है जिसको हम ड्राई करते हैं, रेजिन्स हैं, किशमिश हैं, और बहुत से हमारे मसाले जो हैं बेसिकली वो हम प्लांट्स को ड्राइड करके इस्तेमाल करते हैं, जैसे सूखा हुआ पुदीना, सूखा हरा धनिया, और ये जितने भी गार्लिक पाउडर्स बनते हैं, गार्लिक जिंजर पाउडर्स, ये सब चीज़ें जो हैं पहले ड्राई की जाती हैं और फिर इनके पाउडर्स जो हैं वो बनते हैं. सो ड्राई करने से ये होता है कि आपका जो फूड है वो प्रिजर्व हो जाता है फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम एंड यू कैन हैव इट. बट कुछ न्यूट्रिएंट्स का लॉस भी इसमें होता है. फॉर एग्जांपल अगर आप 5 ड्राइड एप्रिकॉट्स लें तो तकरीबन 40 ग्राम उनका वेट बनेगा और उसमें विटामिन सी कंटेंट इज़ 3.6 मिलीग्राम. और अगर आप फ्रेश एप्रिकॉट्स 5 खाएं तकरीबन 500 ग्राम उसका वेट होगा and this gives you around 50 mg of vitamin C. So there is a big difference. Dried you're getting only 3.6 mg and in fresh you're getting 50 mg. बट ये है कि अगर चीज़ ख़राब हो रही हो तो ख़राब होने से बेहतर ये है कि आप उसको ड्राई करके और फिर कंज्यूम कर लें. द थर्ड मेथड दैट वी हैव इज़ freezing and refrigeration. I'm not going to talk a lot about freezing and refrigeration a lot because all of us know that we can keep our food in fridge and freezers, and this is how their life is prolonged. Basically it slows down the microorganisms growth और जो भी फूड के अंदर इंटरनल रिएक्शंस होते हैं वो रिड्यूस हो जाते हैं. सेलुलर मेटाबॉलिक रिएक्शंस आर आल्सो डिलेड. बट फ्रिज और फ्रीज़र में भी एक ख़ास शेल्फ़ लाइफ होती है फूड्स की. फ्रीज़र में तो आप फूड्स को तकरीबन 6 महीने, 2 महीने और पूरे साल भी रख सकते हैं. बट उसका टेम्परेचर जो है वो मेंटेन रहना बहुत ज़रूरी है. और फ्रिज में ज़्यादातर फूड्स की मैं जनरली आपको बता रही हूँ 2 दिन भी हो सकती है और 1 हफ़्ता, 10 दिन, इससे ज़्यादा दिन चीज़ें फ्रिज में. Keeping in view the circumstances that we in Pakistan and Karachi we live and lots of load shedding, so shelf life जितनी होती है उससे भी कम ही होगी. Now let's talk about the preservation method through chemicals. केमिकल्स भी 2 तरह के हम इनको डिवाइड कर सकते हैं. एक तो नेचुरल प्रिजर्वेटिव्स कहलाते हैं जैसे सॉल्ट एंड शुगर, और बाकी जो डिफरेंट केमिकल्स होते हैं जैसे सल्फ़र डाइऑक्साइड, बेंजोएट्स, प्रोपियोनिक एसिड, सोडियम नाइट्रेट, नाइट्राइट, ये सब आर्टिफिशियल केमिकल्स होते हैं जो कि फूड इंडस्ट्री में अच्छे खासे बेतहाशा इस्तेमाल होते हैं. Although definitely all these additives and preservatives they have an important role in food industries. और फूड इंडस्ट्री इनको अपनी प्रोडक्ट्स में इसलिए डालती है क्योंकि उनको एक अपनी स्टैंडर्ड प्रोडक्ट निकालनी होती है. ठीक है, ऐसा नहीं होगा कि एक कप केक आपको एक दिन बहुत अच्छा पैकेट में से निकलेगा और जब आप दूसरा पैकेट खोलेंगे तो वो कुछ और तरह का होगा. तो दे हैव टू प्रोड्यूस फूड दैट इज़ वेरी कंसिस्टेंट इन द टेक्सचर, इन फ्लेवर, इन एवरीथिंग, and the shelf life as well. So that's why these additives and preservatives are add और इनके अपने अपने फ़ायदे होते हैं. फॉर एग्ज़ाम्पल सल्फ़र डाइऑक्साइड और बेंजोएट्स, ठीक है, ये ज़्यादातर बेवरेजेस एंड कॉन्डिमेंट्स में इस्तेमाल होते हैं
और ये इसलिए इस्तेमाल करते हैं ताकि इट कंट्रोल्स द मोल्स एंड ईस्ट एंड इट ऑल्सो प्रिवेंट्स द डिस्कलरेशन ऑफ द प्रोडक्ट. Then we have propionic acids. Usually bread making में इस्तेमाल होता है. आप जितनी भी breads उठा के देख लें, you will find this in the ingredient list. It inhibits the growth of molds and it also enhances the flavor of the bread. Then we have sodium nitrite and sodium nitrate. ये ज़्यादातर meat, processed meats वगैरह में used होता है and it is used to give color and flavor to the raw meat actually and to a slightly processed मीट, जैसे बेकन्स वगैरह हैं, सॉसेजेस हैं. ठीक है. अब ठीक है, फूड इंडस्ट्री तो इनको इस्तेमाल कर रही है, लेकिन और ये ज़्यादातर ये जितने भी केमिकल प्रिजर्वेटिव्स हैं, ये जितने फूड्स आपको प्रोसेस्ड मिलते हैं मार्केट में, ग्रोसरी शॉप्स में, दे ऑल हैव दीज एडिटिव्स एंड प्रिजर्वेटिव्स. तो क्या हमें ये लेने चाहिए या नहीं लेने चाहिए? क्या इनका कोई नुकसान है या नहीं है? Well, many researches have been done on these additives and preservatives, and if you search the literature on this, you will find those who say कि it's harmful. They say कि although small quantities में हम इसको जब लेते हैं इन additives और preservatives को, तो इससे हमारी body में toxic burden increase होता है and this do affect our health. Alright, and some of the researches that have been done, they show that for example sulfur dioxide can induce gastric irritation, diarrhea and asthma attacks. सोडियम बेंजोएट जो कि ड्रिंक्स में इस्तेमाल होता है, सोडा ड्रिंक्स जितनी भी हम लोग कंज्यूम्स करते हैं, इट एग्रीवेट्स एस्थमा अगर किसी को है. इट इज़ सस्पेक्टेड टू बी कार्सिनोजन. ओके, एंड फीटल एबनॉर्मलिटीज़ भी हो सकती हैं एंड इट वर्सन्स दी हाइपर एक्टिविटी. Then nitrate is linked with increased incidence of cancer, brain tumors, leukemia and SIDS. SIDS कहते हैं sudden infant death syndrome को. Okay, तो western world में तो अगर हम देखें तो उनकी तो 75% of diet is made up of processed food and annually एक person तकरीबन 8 से 10 pound additives जो है वो consume करता है. तो जो लोग ये कहते हैं कि भाई ये इसीलिए प्रोसेस फूड के लिए मना किया जाता है क्योंकि इनका फिर आपकी बॉडी में लोड जो है वो बढ़ता चला जाता है. बट देन देयर आर some organizations which are the authorities in the food industry and they say कि it's not like that और बहुत ही small quantity इनकी ऐड की जाती है फूड में which is not harmful to the human being. But well the choice is actually ours. Okay, सो इंडस्ट्री तो फूड इंडस्ट्री तो इनको इस्तेमाल करती ही रहेगी. हम लोग क्या करें? अपनी सेहत का ख्याल रखना हमारे हाथ में है. तो एक चीज़ जो हम कर सकते हैं वो ये कि कम से कम वो फूड्स लें जो कि जिनमें नेचुरल एडिटिव्स होते हैं, जैसे सॉल्ट एंड शुगर है, या फिर ग्रास अप्रूव्ड आप एडिटिव्स और प्रिजर्वेटिव्स जो हैं जिन फूड प्रोडक्ट्स में हैं आप वो परचेज़ कर सकते हैं. अभी ग्रास अप्रूव्ड क्या होता है? ग्रास इज़ दी जनरली रिकग्नाइज्ड एज सेफ. ये पूरी लिस्ट है. अगर आप इंटरनेट पे लिखेंगे GRAS, जनरली रिकग्नाइज्ड एज सेफ एडिटिव्स, तो आपको पूरी एक लिस्ट मिल जाएगी और उसमें सारी एडिटिव्स के नाम होंगे और ये FDA अप्रूव्ड हैं कि, और उसमें उन्होंने क्वांटिटी और सब कुछ लिखा हुआ है कि अगर ये एडिटिव्स हैं फूड में इस्तेमाल तो आप उनको इस्तेमाल कर सकते हैं, और जो FDA अप्रूव नहीं करता है वो फिर वो वाले फूड्स जो हैं हमें अवॉइड करने चाहिए. बट टू बी मोर ऑन द सेफर साइड इट इज़ बेस्ट टू अवॉइड दीज प्रोसेस्ड फूड्स so that we don't develop health problems later on in our life. ठीक है. Then the last way method that I'm going to talk about is the preservation by microbiological means, and this means fermentation की हम बात करेंगे यहाँ पर. और fermentation का वर्ड आप लोगों ने पहले भी बहुत दफ़ा सुना हुआ होगा. फर्मेंटेशन में बेसिकली फूड को एक तरह से आप कहने डिके किया जाता है, ख़राब किया जाता है बाय द यूज़ ऑफ ईस्ट एंड बैक्टीरिया.
the carbohydrates these yeast and bacteria they act upon. There is a chemical breakdown of these carbohydrates, sugars, and this alter the texture and flavor of the food. And when fermentation occurs in a food, it releases alcohol, it produces alcohol, it releases carbon dioxide, and it also makes the food acid, जैसे इसको हम कहते हैं सारिंग ऑफ फूड. तो सारिंग ऑफ फूड में क्या होता है कि फूड जो है वो खट्टा हो जाता है. जैसे सार मिल्क कुछ जगहों पे कंज्यूम किया जाता है, और इसकी वजह ये होती है कि उसमें फूड को मतलब ये माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को इनक्रेज किया जाता है टू ग्रो, सो दैट मेक्स योर फूड एसिडिक. तो उसमें फिर हार्मफुल और पैथोजेनिक ऑर्गेनिजम्स जो हैं वो ग्रो नहीं हो सकते हैं. जो मोस्ट कॉमन फर्मेंटेड फूड्स हमारी डाइट में शामिल हैं दैट इज़ चीज़ एंड योगर्ट. ओके, so the most common fermented foods that we have are yogurt and cheese. इसके अलावा जितनी भी बियर प्रोडक्शन होती है वो भी बेसिकली एक फर्मेंटेशन का ही प्रोसेस होता है. फर्मेंटेशन करने के क्या फ़ायदा होता है हमें? एक तो ये कि फूड विल लास्ट लॉन्गर, it enhances the nutrient content, or you can say the nutrient bioavailability is increased, it makes your food more digestible, it maintains the healthy intestines, probiotics. When we eat these fermented and soured food, जैसे अचार वगैरह हैं, और अचार जो है ये सारिंग फूड्स में आएंगे by the method of pickling. और उसके अलावा जो fermented foods होते हैं they have actually probiotics, and probiotics are actually live bacteria or yeast that are good for our digestive system, or you can say that they are good and helpful bacteria for our gut. And because of these probiotics it boosts up our immune system, so this is very good. और आजकल तो वैसे immunity पे काफ़ी बात हो रही है, तो you should have more probiotics in your diet as well. So I think this is it for part 1, and inshallah very soon I'll share with you the next part of this presentation. आप लोग को जो भी सवाल हो आप लोग अपनी CR को पास ऑन कर दीजिएगा अगर कुछ नहीं समझ में आया है, और अपनी बुक में जहाँ तक मैंने ये पढ़ा दिया है आप उसको ख़ुद से भी रीड कर लीजिए. ओके गर्ल्स, जज़ाकल्लाह खैर.